आज की औरत को हक से जीना आता है। जरा जल्दी से उठ जा और रसोई में आकर मेरी मदद कर। रेणुका जी ने रसोई में आवाज़ लगाते हुए कहा। विधि आधी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। वो कोशिश कर रही थी पर कैसे उठती। रात को 1 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे कैसे नींद खुल जाती। पर मम्मी की आवाज़ पर आवाज़ आए जा रही थी। सोने दो बच्ची को, रात को देर से सोई है। पापा उमेश जी अखबार पलटते हुए बोले। हाँ, लड़ा लो, अब ससुराल जाने वाली है। वहाँ भी ऐसे सोएगी तो पर कौन संभालेगा। वहाँ तो सासू माँ को बस काम ही चाहिए होगा। बहू ऐसे सोती रहेगी तो पूरा घर भूखा ही रह जाएगा। 2 महीने बाद शादी है। पहले तो आप दोनों ने अपनी बहुत मनमानी कर ली है, पर अब मैं एक ना सुनूंगी। ऐसे ही सोती रहेगी तो उसकी जल्दी उठने की आदत ही नहीं पड़ेगी और उसकी सास मुझे ताने मारेगी। रेणुका जी गुस्से में फिर चिल्लाई। विधि जल्दी उठकर आ, 6 बज गए हैं। इस बार आवाज़ सुनकर विधि नीचे उतरकर आ गई। क्या मम्मी, आपने तो एक ही लगा रखी हो। रात को इतनी देर से सोई थी तो सुबह जल्दी उठने कैसे आंखें खुलेगी। नींद आ रही है और रोज तो बिस्तर पर चाय देती हूँ, आज नहीं दोगी तो क्या। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। नहीं, आज से तू रोज सबके लिए चाय बनाएगी। अब तो तू ससुराल जाने वाली है तो तुझे इन 2 महीनों में बहुत कुछ सिखाना है, नहीं तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं पता कि ससुराल क्या होता है। चल सबके लिए चाय चढ़ा दे। रेणुका जी ने कहा। आप भी कमाल करती हो मम्मी, मैं 2 महीने बाद ससुराल जाने वाली हूँ तो आपको मेरे लाड़ करने चाहिए और आप तो मुझसे काम करवा रही हो। हाँ बेटी, लाड़ तो मैंने तेरे बहुत करूँगी। तू तो फिर उड़ जाएगी, मेरे आंगन को सूना कर जाएगी, पर मैं तुझको पक्का करके भेजूँगी ताकि मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आए। तेरा लाड़ करूँगी पर काम का लाड़ नहीं करूँगी। विधि ये सुनकर चाय बनाने में लग गई। चाय बनाकर वो बाहर आ गई। मम्मी और क्या करना है, मुझे अपने कमरे में जाना है, ऑफिस का काम है। रात को पूरा नहीं हो पाया था। और मम्मी, अब जमाना बदल गया है। आपकी बेटी वर्किंग है, कमाती है, फिर आप क्यों डरती हो। ससुराल को हवा बना रखा है। मेरा घर है और मुझे वहाँ पर जाना है। चली जाऊंगी। आप ज़्यादा ही चिंता करती हो। विधि ने गर्दन में बाहें डालते हुए कहा। अब बेटा थोड़े दिन के लिए ऑफिस के काम के साथ घर के काम पर भी ध्यान दे ताकि वहाँ परेशानी नहीं होगी। रेणुका जी ने समझाया। क्या मम्मी, आपने एक ही लगा रखा है। अब मैं ऑफिस का काम करूँगी या रसोई में बेलन चलाऊंगी। हद है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है, इतनी जल्द अच्छी नौकरी, कंपनी में अच्छी नौकरी लगी है और आप कह रही हो रसोई में काम करूं। अभय का परिवार ऐसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा परिवार है। ऐसा जरूरी नहीं जो आपको ससुराल में सहना पड़ा था वो मुझे भी सहना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर हूँ, आज के ज़माने की लड़की हूँ। मेरे साथ वो सब नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। और कुछ होगा तो मेरी ज़िंदगी में मैं देख लूँगी, आप सबको परेशान नहीं करूँगी। यह कहकर विधि पैर पटकते हुए चली गई। आपने देख लिया कैसे मुंह फट है, कमाने क्या लग गई है, मुझे जवाब देती है। अभी आपने ही सपने में उड़ रही है। इसको पता नहीं है ससुराल क्या होता है। जब ससुराल वाले से सामना होगा तब अकल ठिकाने आएगी। विधि ने अपने मम्मी की एक बात नहीं सुनी और अपने ऑफिस और शादी की शॉपिंग में व्यस्त रही। शादी के दिन भी विधि बहुत खुश थी और आने वाले जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लग गई थी। जब विदाई की घड़ी आई तो रेणुका जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वहाँ मुझे सब मार डालेंगे।
आपकी बेटी बहुत मजबूत है, आपकी बेटी आत्मनिर्भर है। और विधि हंसते मुस्कुराते हुए चली गई। विधि और अभय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और घर वालों की सहमति से दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। विधि एकल परिवार में पति पत्नी बूढ़ी खुले विचारों की लड़की थी और अभय संयुक्त परिवार में पला बढ़ा था। पर दोनों के बीच में बहुत प्यार हुआ और दोनों ने साथ जीने बढ़ने का फैसला किया। अभय के घर में उसकी दादी, मम्मी, पापा, ताऊ जी, बुआ जी, एक छोटा भाई और एक बहन थी। विधि ससुराल में पहुंच तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन चौका पूजन की रस्म थी। उसने सोचा था कि वो YouTube से देखकर हलवा बना लेगी, पर वो ढंग से बना नहीं पाई। सास ने तो कुछ नहीं कहा, पर दादी सास और ताई सास ने मुंह बना लिया। बहू को केवल कमाना ही आता है या कुछ बनाना भी आता है, यह सुनकर विधि को बहुत बुरा लगा। रात को कमरे में वो अभय को बोली, हलवा इतना बुरा भी नहीं था। दादी ने तो मुझे आज ताना दे मारा। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, रोज रोज के ताने नहीं सुनूंगी। अभय ने उसे समझाया कि दादी पुराने जमाने की लड़की है, फिर ससुराल में तो सबको सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ससुराल में सबको सुनना ही पड़ता है। मैं कमजोर नहीं हूँ जो सबके ताने सुन लूंगी, मुझे जवाब देना आता है। अभय विधि को शांत कराता है, फिर कहता है, सोने से पहले अलार्म लगा लेना, तुझे जल्दी उठना होगा, नहीं तो दादी और ताई जी गुस्सा हो जाएगी। ये सुनते ही विधि भड़क उठती है। कल तो संडे है और हमें ऑफिस भी नहीं जाना है, तो मैं जल्दी उठकर क्या करूँगी? विधि, मुझे तो ऑफिस ने कहा था कि मैंने तुम्हें कह दिया, आगे मुझे पता नहीं। अब विधि को अपनी मम्मी की बात याद आई तो ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है। उसने बेमन से अलार्म लगाया और सो गई। सुबह बड़ी मुश्किल से उठी और कमरे से बाहर आ गई। तभी ताई सास बोली, बहू जल्दी से नहाकर आ जा और रसोई संभाल ले, सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले और बाथरूम का दरवाज़ा जरा धीरे से खोलना, अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर विधि स्तंभ हो गई। अभय और वो दोनों ही एक साथ सोए थे, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी नींद का क्या। विधि तैयार होकर आ जाती है। तभी रसोई में सास आती है और कहती है, नाश्ते में इडली सांभर बना लो, अभय को बहुत पसंद है, और दादी जी के लिए दलिया बना देना, तुम्हारे ताऊ जी के लिए थोड़ा सा उपमा बना देना और देवर विजय के लिए प्रोटीन शेक और ननद टीना के लिए वेजिटेबल ओट्स बना देना। तुम तैयारी में लग जाओ और कुछ सामान चाहिए तो बताना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सबसे पहले सबके लिए चाय चढ़ा दी। विधि की बात सुन बिना ही उसकी सास चली गई। थोड़ी देर बाद ताई सास आती है। बहू अभी तक भी चाय नहीं बनी। विधि चाय तो बना देती है पर आगे कुछ काम नहीं करती, सबको चाय पकड़ा देती है। इतने में सास पूजा करके आ जाती है। बहू नाश्ते की भी तैयारी साथ में कर लेती। अब बहू को इतनी फुर्ती तो रखनी चाहिए। इतने में अभय उठकर आ जाता है। विधि भी चाय पी रही होती है तो दादी सास बोलती है, बहू पहले अभय को चाय दे देती तो तू तो बाद में पी लेती। विधि चुप रह जाती है। उसे अपनी मम्मी रेणुका की बात याद आती है। ससुराल में तो सबको सहना होता है, चाहे जमाना कितना भी बदला क्यों नहीं जाए। लेकिन विधि हिम्मत जुटाती है और सबके सामने बोल देती है, मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता है, मैं हमेशा ही पढ़ाई लिखाई में और नौकरी में व्यस्त रही हूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं सीख पाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर मैं अपनी नौकरी करूँगी या रसोई संभालूँगी।
रसोई पहले की तरह मम्मी जी और ताई जी ही संभाले। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। तभी दादी सास बोलती है, बहू नौकरी करती है, हमें भी पता है, पर तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। ये तो हर लड़की को आना चाहिए। ये जरूरी भी है, वरना अपने पति और बच्चों को क्या बनाकर खिलाएगी। दादी जी, मैं कमाती हूँ, अपने पैरों पर हूँ, खड़ी हूँ तो अपने परिवार का ध्यान रख लूँगी, पर मुझसे पुरानी बहुएं जैसी करती थी वैसे कोई उम्मीद नहीं करना। अभय, तुमने भी मुझसे झूठ बोला, आपने परिवार के बारे में सच नहीं बताया, मुझे भ्रम में रखा। तुम्हें तो किसी घरेलू लड़की से शादी करनी चाहिए थी, जो तुम्हारे घर को संभाल लेती, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। मुझसे ये सब उम्मीद मत रखना। मैं पहले की बहू हूँ, बहुओं की तरह सब कुछ सहने नहीं वाली हूँ। ससुराल को मैं अपना घर समझकर आई थी, पर मुझे नहीं पता था यहाँ तो सब मुझसे इतनी अपेक्षा लगाकर बैठे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर ये सब चाकरी करूँगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी। आप लोग एक खाना बनाने वाली रख ले, उसके पैसे मैं दे दूँगी, पर चूल्हे चौके में अपनी पढ़ाई और करियर बर्बाद नहीं करूँगी। विधि अपनी बात कहकर कमरे में जाती है और चुप बैठे जाती है। तभी अभय आता है। विधि, ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? ससुराल में हर लड़की को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, वो चाहे घरेलू हो या पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा हो। थोड़े समझौते तो हर लड़की को करने होते हैं। अभय, तुम सही कह रहे हो, मैं समझती समझौते भी कर लेती, पर तुमने मुझसे शादी करने के लिए झूठ कहा था कि तुम्हारा परिवार खुले विचार का है, पर इनकी सोच तो पुराने ज़माने की है। ये मुझे रसोई में मदद करने को बोलते हैं, वो बात अलग थी। मैं मदद कराती और कुछ सीखती भी, पर ये तो मुझे पर सारा बोझ डाल रहे हैं। कल को कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। अभय कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने विधि से झूठ बोला और विधि ने उसका भरोसा किया। अगले दिन ही विधि अपना सामान पैक कर लेती है। अभय, मैं जा रही हूँ, मैं इस तरह के घुटन भरे माहौल में नहीं रह पाऊँगी। तुम भी मुझे नहीं समझते हो, मैं तो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई थी। जब पति ही पत्नी का साथ ना दे तो पति कितनी अकेली रह जाती है। एक पति का सहारा मिले तो एक पत्नी बस ससुराल में ही रह सकती है, सब कुछ सह लेती है, पर पति का सहयोग और सहारा जरूरी होता है। विजय भैया भी नौकरी करते हैं, वो भी तो शालिनी को पसंद करते हैं। वो भी कल को बहू बनाकर इस घर में आएगी तो वो ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी, जहाँ पढ़ाई और नौकरी से ज़्यादा बहुओं को रसोई में क्या आता है और क्या नहीं, ये ज़रूरी समझा जाता है। टीना भी तो नौकरी करती है, वो भी अपने लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढेगी। कल को वो भी ससुराल जाएगी तो वो सब सहन करेगी तो आप सबको बुरा लगेगा। बेटी के लिए दर्द आएगा तो वो भी दर्द बहू के लिए क्यों नहीं आ सकता है। मैं नहीं मानती कि ससुराल में लड़की को सब सहना होता है। पहले की लड़कियां उपेक्षा थी, कमज़ोर थी, आत्मनिर्भर नहीं थी, तो सब सहन करके चलती थी। ससुराल वालों को हाथों की कठपुतलियां बन जाती थी, जैसे कहा वैसे कर दिया। पर मैं आजकल के ज़माने की हूँ, फिर मैं यही सब दकियानुसी बातें सहन करूँगी तो मेरी पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता का क्या फ़ायदा। अभय और विधि का बातचीत सुनकर सभी आ जाते हैं। तभी विजय बोलता है, मम्मी भाभी सही कह रही हैं, वो नौकरी करेगी कि सुबह रात खाना बनाने में लगी रहेगी। मैं भी शालिनी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, वो भी नौकरी पेशा है। कल को आप जो व्यवहार भाभी के साथ कर रहे हैं वही सब परिवार की छोटी बहू के साथ भी करेंगे। बहुएं केवल घर खाना बनाने के लिए नहीं आती हैं, उनकी जिंदगी भी होती है, जो शादी होते ही ससुराल आते ही चूल्हे में झोंक दी जाती है। तभी ननद टीना भी बोलती है, विजय भैया सही कह रहे हैं,
मैं भी ये सब बातें नहीं मानूंगी। मेरी अपनी ज़िंदगी होगी तो मैं इस तरह से रसोई घर में बर्बाद नहीं करूंगी। अभय की दादी, ताई और मम्मी कुछ नहीं कह पाते हैं और खाना बनाने वाली रखने के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं। थोड़ी देर बाद रेणुका जी का फ़ोन आता है। विधि बेटा, क्या हुआ? तू घर पर आ रही थी, कोई परेशानी थी क्या? तूने बताया भी नहीं। मम्मी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक है। आपसे मिलने का मन था। अब अगले रविवार को आऊँगी। मैं सब संभाल लिया है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आत्मनिर्भर सशक्त हूँ, अपनी बात कहना जानती हूँ। मम्मी, ससुराल में सब सहना नहीं होता है, बल्कि कहना भी होता है। और विधि मुस्कुरा दी। पाठकों, पहले के ज़माने और अब के ज़माने में जहाँ हर चीज़ बदलाव आया है, तो बहुओं की बदलती स्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।